पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कल हमने किसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था? नाइट्रोजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए आज हम आपको फॉस्फरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, फॉस्फरस का, जो कि अपने सीरियल नंबर 2 पे आ रहा है ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में सबसे पहले आप फॉस्फरस को ये याद रखेंगे कि फॉस्फरस को डिस्कवर किया हिलिंगब्रैंड ने जर्मनी में, HENIG, हिलिंगब्रैंड इन जर्मनी में 1669 में हिलिंगब्रैंड ने जर्मनी में फॉस्फरस को डिस्कवर किया। कुछ लोगों का मानना है कि दिस phosphorus is also called as Devil's element. This is also called as Devil's element. कुछ लोगों का मानना ये है कि जो फॉस्फोरस है इसको हम डिविल्स एलिमेंट भी बोलते हैं, और डिविल्स एलिमेंट हम इसलिए इसको बोलते हैं, कुछ लोगों का मानना है, ये सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे ही हम इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम स्टोर पानी में करते हैं, जैसे हम इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन इतनी फास्ट होती है कि इट बर्स्ट इनटू फ्लैम्स। दैट इज वाई कुछ लोगों का मानना है कि इसको डिविल्स एलिमेंट भी बोला जाता है। और अगर हम इसकी स्मेल की बात करें, पहचान करनी हो हमें कि कैसी स्मेल होती है इसकी, तो शार्प पंजेंट गार्लिक स्मेल। गार्लिक समझ आ रही है ना? गार्लिक यस सर। क्या बोलते हैं करगिली में गार्गिल का इसको, गार्लिक को? गोपा। कोपा सर, गोपा। ठीक है, तो गोपा जैसी स्मेल इसको आती है। चलिए, तो कुछ इसकी जो जनरल, अब ये अगर हम फॉस्फरस की बात करें ना, तो ये एक एलिमेंट है जो नेचुरल फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको इसकी एलोट्रोप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? एलोट्रोप्स के बारे में पता होना चाहिए। जनरली ये ऑकर हो जाता है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में। द फर्स्ट वन इज व्हाइट फॉस्फरस, the second one is red phosphorus, and the third one is black phosphorus. These were the 3 allotropic forms of phosphorus. सबसे पहले व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें। व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये सॉफ्ट होता है, बट लिक्विड सॉफ्ट, नरम, वैक्सी, कैंडल जैसा, वैक्सी, टच के लिए वैक्सी होता है, एंड ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, जैसे ट्रांसपेरेंट, opaque and translucent. The properties remaining in between the transparent and opaque, that is translucent. So it's a translucent solid, white phosphorus. इसकी एक और खास क्वालिटी है, हम जिस किसी चीज को भी पानी में मिला देते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है। शक्कर उठाई तो सॉल्युबल, पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए तो सॉल्युबल, कैल्शियम डाल दिए तो सॉल्युबल। तो जब फॉस्फोरस की हम बात करते हैं, स्पेशली व्हाइट फॉस्फोरस की बात, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये घुल नहीं जाता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। फिर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे अपने पास होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इन सॉल्वेंट्स में ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, इज अ सॉफ्ट, वैक्सी एंड ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड which is insoluble in water and soluble in carbon tetrachloride and carbon disulfide. उसके बाद it dissolves in boiling caustic soda. caustic soda का क्या फार्मूला है? caustic soda किसको बोलते हैं? caustic soda NaOH to give phosphine. ये इसकी इंपॉर्टेंट ब्यूटी इसकी ये है कि जैसे आप व्हाइट फॉस्फोरस को डिसॉल्व करते हैं बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो वहां पे क्या मिल जाता है? हमें एक टॉक्सिक चीज मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉस्फाइन। ये फॉस्फाइन क्या है इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ये फॉस्फाइन आप ऐसा भी रख दीजिए, मैं बता दूंगा ये फॉस्फाइन क्या होता है। एक्चुअली एक हेड्राइड है ये, इसकी फॉस्फोरस की कैसे बनती है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि जब हम इसको कॉस्टिक सोडा, बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा के साथ फॉस्फोरस को ट्रीट करते हैं तो वहां फॉस्फाइन प्रोडक्ट में आ जाता है।
ये देख लीजिए, व्हाइट फॉस्फोरस विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ P4, व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम ट्रीट करते हैं थ्राइस NaOH बॉइलिंग KOH के साथ, बॉइलिंग KOH NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे मिलता है फॉस्फाइन PHOSPHINE, फॉस्फाइन विद द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये फॉस्फेट फॉस्फाइट, इसमें फर्क पता है? फॉस्फेट फॉस्फाइट। अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होता है तो क्या बोलोगे? किसी को पता है फॉस्फेट क्या होता है? एनीबडी एल्स? कनीज फातिमा, फॉस्फेट PO4 2 negative. PO4 2 नेगेटिव, 3 negative. 3 negative. PO4 3 नेगेटिव। तो अगर कोई बोलेगा कि क्या है ये PO4 3 नेगेटिव, कैसे आप डिफाइन करोगे? तो आप क्या बोलोगे? इट इज ए केमिकल डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इट इज ए केमिकल डेरिवेटिव ऑफ, इट इज ए केमिकल डेरिवेटिव ऑफ, केमिकल डेरिवेटिव ऑफ, केमिकल डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये केमिकल डेरिवेटिव होता है फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता है ना? H3PO4. Very good, H3PO4. So the chemical derivative of phosphoric acid is phosphate, PO4 3 negative. चलिए यहाँ पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बना। तो अब और एक चीज आपको जरूरी याद ध्यान में रखना है, वो ये है कि इट इज हाईली टॉक्सिक। व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली टॉक्सिक, इट इज हाईली टॉक्सिक। लेबोरेटरी में गलती से भी, मैंने अभी गलती से फॉस्फोरस पाउडर को टच किया, फॉस्फोरस पाउडर को मैं एक्चुअली फॉस्फोरस ही ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे, मैं आपको दिखाता। वहां पे मुझे सल्फर मिला, मैंने सल्फर के पाउडर को टच कर लिया एंड रियली मेरी मतलब कैसी ये स्मेल आ रही है मुझे, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। तो लेबोरेटरी में आके बिल्कुल ऐसे छेड़छाड़ ना करें आप इन चीजों के साथ। इट इज हाईली टॉक्सिक, it is highly toxic. White phosphorus is highly toxic and it is extremely reactive, and it is extremely reactive होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसके बारे में? व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। इट इज सॉफ्ट, वैक्सी, ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, इनसॉल्युबल इन वाटर, soluble in CCl4 and CS2, it dissolves in boiling caustic soda in order to produce phosphine। ठीक है, हाईली टॉक्सिक होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। यहां तक आपको बोर्ड नजर आ रहा है? आ रहा है? Yes, sir. इसके नीचे नहीं है? It exists as tetrahedral. P4 मॉलिक्यूल, ये भी दिख रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। ये जो फॉस्फोर व्हाइट फॉस्फोरस है, ये एग्जिस्ट करता है एज ए टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, एज ए टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। इसको मैं रब करूं यहां से? सर फोटो खींच के पहले भेज दो ना। ठीक है, टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। चलिए, अब ये एक्ट करता है एज टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ये एक्ट करता है एज टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। ये एग्जिस्ट करता है एज टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। इट एक्ट्स एज अ टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, tetrahedral P4 molecule, tetrahedral P4 molecule. So we can say that tetrahedral P4,
टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है विद द बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, विद द बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, विद द बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। लेकिन नॉर्मली आपने अलग में पढ़ा होगा कि जो अपने थ्योरेटिकल वैल्यूज होते हैं किसके लिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, उनमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है बॉन्ड एंगल का, वो लगभग किसके पास होता है, 109 के आसपास, 109 के आसपास। अब अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकल टेट्राहेड्रल वैल्यू फॉर द बॉन्ड एंगल भी कंसीडर नहीं करेंगे, फिर भी अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री के आसपास इसमें एंगल होना चाहिए था, क्योंकि जब ओवरलैप करता है इस पे प्योर p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इसमें हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है काम, इसमें कम से कम 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, फिर भी इसमें 60 डिग्री ही है। अगर टेट्राहेड्रल के हिसाब से देखें तो 109 होना चाहिए था, फिर भी 60 डिग्री ही है। तो यू कैन से दिस मॉलिक्यूल, दिस P4 मॉलिक्यूल इज सफरिंग फ्रॉम हाई एंगल स्ट्रैंड, हाई एंगल स्ट्रैंड। इस P4 मॉलिक्यूल में हाई एंगल स्ट्रैंड रहता है, हाई एंगल स्ट्रैंड, हाई एंगल स्ट्रैंड। जब एक्सपेक्टेड मेजरमेंट ऑफ एंगल से क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है किसी मॉलिक्यूल में एंगल, तो दैट इज कॉल्ड एज द एंगल स्ट्रैंड। इस एंगल स्ट्रैंड की वजह से, हाई एंगल स्ट्रैंड की वजह से ये हाईली अनस्टेबल है, इट इज हाईली अनस्टेबल, it is highly unstable and it is highly reactive, it is highly reactive and highly unstable. It is because of the reason of the high angle strength present in the P4 molecule, by virtue of which it is highly unstable and highly reactive. That is why it spontaneously gets ignited. यही वजह है कि ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाता है एट 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर जब आप जाएंगे 25 से 35 तक, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, किसमें, इसमें स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज व्हाई कुछ लोगों का मानना ये था कि इट इज डिविजिबल एलिमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इट इज एन एंगल स्ट्रैंड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज अनस्टेबल, इट इज रिएक्टिव एंड इट स्पॉन्टेनियसली गेट्स इग्नाइटेड एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद क्या काम होता है, आप ये बोल सकते हो कि ऐसे P4 व्हाइट फॉस्फोरस जब किसके साथ रिएक्ट होता है, 5 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे क्या बन जाता है, 2P2O5 और P4H10 स्पॉन्टेनियसली ये बर्स्ट हो जाता है इन द फ्लैम्स ऑफ P2O5 और P4H10। तो दिस इज अ रिएक्शन फॉर दिस इग्निशन ऑफ द P4 मॉलिक्यूल। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है इसमें कि अब अगर हम P4 मॉलिक्यूल्स की बात करें, P4 मॉलिक्यूल्स की बात, मान लीजिए एक P4 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, दूसरा P4 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, तीसरा P4 मॉलिक्यूल। इन P4 मॉलिक्यूल्स में क्या चक्कर रहता है, इन P4 मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, ये तो हमने देख लिया है कि एक मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रैंड है, हाईली अनस्टेबल है, इग्नाइट जल्दी हो जाता है। हाउ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता होगा, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर developed between the molecules of the P4 molecule, जब P4 molecules aggregate हो जाते हैं तो उनके बीच में जो force of attraction develop हो जाता है, that is weak van der Waals forces. That is why it has a low melting point of 44 degree. low melting point. अगर आपको किसी ने पूछा कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है, पता नहीं सल्फर, आज मैं सल्फर को लेके क्यों पॉजिटिव हो गया हूँ, 40, कोई बोलेगा आपको कि व्हाइट फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, व्हाई इट इज सो, तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज लो बिकॉज इट हैज अ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्स रहता है, दैट इज व्हाई। अच्छा, अब क्या काम होता है, दिस व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर डार्क। एक इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टी है, व्हाइट फॉस्फोरस स्टोर्ड अंडर डार्क। इसको हम हमेशा क्या रखते हैं, छुपा के रखते हैं, हीरे की तरह इसको डार्क में हम रखते हैं। Why?
Why? Because it exhibits the process of chemiluminescence. Chemiluminescence. It exhibits the process of chemiluminescence in contact with humid air. In contact with humid air. जैसे ये नमी वाले हवा के साथ मिल जाता है, कौन? व्हाइट फॉस्फोरस. इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है with emission of light. With emission of light. और क्या इमिट करता है? रेडिएशन इमिट करता है. As a consequence it glows in dark. जिसकी वजह से ये डार्क में क्या करता है? ग्लो करता है. जिसकी वजह से ये डार्क में ग्लो करता है. मतलब आप बोलेंगे कि यही वाली रिएक्शन आप देंगे. P4 plus 5 times O2 gives us twice P2O5 with the release of emission of energy, with the release of emission of radiations, and these radiations actually gives it makes phosphorus to exhibit the process of chemiluminescence. Chemiluminescence is the property of glowing an element in dark. जब ये डार्क में जुगनू की तरह क्या करता है? चमकता है. That is called as chemiluminescence. अच्छा, उसके बाद क्या काम हो जाता है? ये रेड फॉस्फोरस, दूसरा एलोट्रॉप कहां से आ जाता है? रेड फॉस्फोरस, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं अप टू 250 डिग्री, याद रखें आप, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड. लाल फॉस्फोरस हमारे पास आ जाता है, रेड फॉस्फोरस हमारे पास बन जाता है. रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है किससे? व्हाइट फॉस्फोरस से. अगर हमने उसमें बोला था कि जो वो एक वैक्सी होता है, ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो रेड फॉस्फोरस होता है इट इज आयरन ग्रे, लस्चरस, आयरन ग्रे कलर का चमकीला, लस्चरस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. इट इज ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक. इसी की एलोट्रॉप, इसी की बहन मान लो या इसी का भाई मान लो, प्रॉपर्टीज में ऑल टुगेदर डिफरेंट. नॉन टॉक्सिक, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CCl4. इसका भी चक्कर ये है, इनसॉल्युबल इन H2O एंड CCl4. अब आपको यह ध्यान रखना है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो था वो अपना वाटर में इनसॉल्युबल था, लेकिन CCl4 और CS2 में सॉल्युबल था. लेकिन रेड फॉस्फोरस के चक्कर में ये इनसॉल्युबल इन वाटर एंड Cl4, दोनों में ये इनसॉल्युबल है. रेड फॉस्फोरस doesn't dissolve in boiling NaOH. ये boiling NaOH में, boiling caustic soda में ये नहीं हो जाता है डिसॉल्व. Then it dissolves in alcoholic potassium hydroxide, KOH. अल्कोहलिक पोटाश में KOH में डिसॉल्व होता है. व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा में क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन ये किसमें हो जाता है? KOH में. रेड फॉस्फोरस की बात करें तो ये अल्कोहलिक पोटाश में, KOH में डिसॉल्व हो जाता है. वो एग्जिस्ट नहीं करता था पॉलीमेरिक फॉर्म्स में, लेकिन जो रेड फॉस्फोरस है ये एग्जिस्ट करता है एज पॉलीमेरिक सॉलिड. मतलब इसके यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 चेन ऑफ P4 यूनिट्स. ये P एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है. ये रिपीटेटिव यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द पॉलीमेरिक सॉलिड. तो जो ये रेड फॉस्फोरस होता है ये एज ए पॉलीमेरिक सॉलिड एक्ट करता है. सो इसकी वजह से क्या हो जाता है काम? इस पॉलीमेरिक सॉलिड के एक्ट करने की वजह से रेड फॉस्फोरस जो है रेड फॉस्फोरस जो है वो स्टेबल है अंडर नॉर्मल कंडीशंस में स्टेबल है. रेड फॉस्फोरस इज स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज ऑफ द पॉलीमेरिक सॉलिड एग्जिस्टेंस. इट डज नॉट इग्नाइट इन एयर. हवा का कोई असर इस पे नहीं है. ये बिल्कुल डिविल्स एलिमेंट जैसा एक्ट नहीं करता है. नॉन स्टोर्ड इन वाटर में ये नहीं स्टोर किया जाता है. इट इज नॉट स्टोर्ड इन वाटर. Undergoes combustion at 400 डिग्री सेल्सियस. अगर आप इसको कंबशन कराने की कोशिश करोगे तो आपको 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा. इट डजंट एग्जिबिट क्यूमिल्यूमिनेसेंस. ये कोई क्यूमिल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस को एग्जिबिट नहीं करता है, नहीं दिखाता है. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाइट फॉस्फोरस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द रेड फॉस्फोरस. इसकी जो दूसरा इलेक्ट्रोनिक फॉर्म है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है.
अब हाईली स्टेबल, तीनों में से सबसे हाईली स्टेबल फॉर्म जो है वो है ब्लैक फॉस्फोरस, वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ये ब्लैक फॉस्फोरस दिख रहा है ना, ब्लैक फॉस्फोरस दिख रहा है, 2 लाइन दिख रहे सर। ब्लैक फॉस्फोरस दिख रहा है कि नहीं? नो सर, हाईली स्टेबल दिख रहे हैं बस। अच्छा, हाईली स्टेबल फॉर्म, चलो फिर मैं ऊपर से ये मैं रब कर दूं। चलिए, नाउ ब्लैक फॉस्फोरस एक्चुअली क्या होता है? ब्लैक फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस एक्चुअली क्या होता है? इट इज द हाईली स्टेबल फॉर्म, हाईली स्टेबल फॉर्म, ये हाईली स्टेबल फॉर्म होती है, हाईली स्टेबल फॉर्म, हाईली स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। इसमें एक्चुअली क्या होता है? इट इज हाईली पॉलीमराइज्ड, ये हाईली पॉलीमराइज्ड होता है, हाईली पॉलीमराइज्ड। हाईली पॉलीमराइज्ड, जब आप इसको देखोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक हो गए होंगे, ये हाईली पॉलीमराइज्ड होता है। हाईली पॉलीमराइजेशन दिखाने की वजह से क्या हो जाता है काम? इट शोज द लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट शोज द लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाता है, इट शोज द लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड इट हैज इट्स ओन टू फॉर्म्स, दैट इज अल्फा ब्लैक and beta black phosphorus, alpha black phosphorus and beta black phosphorus. This is all about the three forms of the phosphorus, the white phosphorus, the red phosphorus and the black phosphorus. And the most important आपको जो आता है या तो white phosphorus से आता है या तो आपको आ जाता है red phosphorus के साइड से आपको क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि फॉस्फीन का जिक्र हमने आपके साथ किया था, जो ये फॉस्फाइन है, इसलिए थोड़ा सा इसको, वरना मैं फिर नाइट्रोजन की ओर चला जाता क्योंकि नाइट्रोजन पे ही हमने शुरू किया था। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा इसका मैं यहाँ पे, ये नजर आ रहा है ना बोर्ड यहाँ से? यस सर। क्या लिखा है ऊपर? फॉस्फाइन। फॉस्फाइन। वेरी गुड। फॉस्फाइन का जिक्र हमने थोड़ा पीछे थोड़ी देर में कर लिया, दैट इज वाई थोड़ा सा आपको फॉस्फाइन के बारे में बता देता हूं। फॉस्फाइन एक्चुअली इज द हेड्राइड ऑफ फॉस्फरस, इट इज द हेड्राइड ऑफ फॉस्फरस। हेड्राइड यू नो, जब कोई एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स हेड्राइड, इट फॉर्म्स हेड्राइड। तो जब क्या हो जाता है काम, फॉस्फाइन की बात आती है, फॉस्फाइन इज एन हेड्राइड ऑफ फॉस्फरस, मतलब जब फॉस्फरस रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, वो वहां पे प्रोड्यूस करता है फॉस्फाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फाइन, द फॉस्फर atom with a lone pair of electron, and 3 hydrogen atoms combined with it, and the 3 hydrogen atoms combined with it. This phosphine was discovered by Jingimre in 1783. Jingimre in 1783, and it's formed in the soil by bacterial reduction of phosphates. हमारे सॉइल में जो फॉस्फेट्स होते हैं, जब उनकी बैक्टीरियल रिडक्शन होती है, बैक्टीरियल रिडक्शन, उनकी बैक्टीरियल रिडक्शन की वजह से क्या हो जाता है? फॉर्म फॉस्फाइन फॉर्म हो जाता है। फॉस्फेट्स इन सॉइल, और उनमें जब बैक्टीरियल रिडक्शन होती है, रिडक्शन बिकॉज ऑफ बैक्टीरियाज, they got converted into phosphine, they got converted into phosphine. अब कहां ढूंढेंगे? अब हमें पता कहां चलेगा कि फॉस्फाइन प्रोड्यूस हो गया है? सॉइल में कहां ढूंढते फिरेंगे? इसलिए थोड़ा सा क्या काम करेंगे हम, इसलिए थोड़ा सा हम काम करेंगे कि कुछ और मेथड्स इसके देख लेंगे, क्योंकि फॉस्फेट्स का हम देखेंगे कि कहां पे होगी, अब कहां पे इसकी रिडक्शन हो गई है बैक्टीरिया की वजह से और फॉस्फाइन प्रोड्यूस हो गया है। इसके कुछ और मेथड्स देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक फॉस्फाइड्स, मेटालिक फॉस्फाइड्स की हाइड्रोलिसिस, या किनके साथ ट्रीट करना? मेटल फॉस्फाइड्स को किनके साथ ट्रीट करना? डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ। मान लीजिए आपने मेटल फॉस्फाइड लिया, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दिया तो फॉस्फीन बन जाएगा। मेटल फॉस्फाइड आपने ले लिया,
HCl या H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज कराया तो फॉस्फाइन आपका बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ 6 times H2O, it gives us CaOH whole twice, calcium hydroxide with the formation of phosphine, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइन। एक तो ये, अब अगर सोडियम फॉस्फाइड आप ले लेंगे Na3P, इसको ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो थ्राइस NaOH प्लस फॉस्फाइन, यहाँ से फॉस्फाइन बनेगा। अल्युमिनियम फॉस्फाइड को ट्रीट करेंगे HCl के साथ AlCl3 प्लस फॉस्फाइन। तो दीज वर द मेथड्स, इस बैक्टीरियल रिएक्शन को छोड़ के और बोल सकते हो कि अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक फॉस्फाइड्स करेंगे वहां से भी हम फॉस्फाइन को क्या कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी मेथड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी all are confined to the laboratories, so we must know the laboratory preparation of phosphine। इसको लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये apparatus आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहां तक आपको दिखाई दे रहा है? यहां तक? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, लेबोरेटरी मेथड आप याद रखेंगे। देखिए, जनरल मेथड आपने याद रख लिया। जनरल मेथड में आप ये बोलोगे कि जनरली सर ये चीज होता है कि फॉस्फेट जो सॉइल में होते हैं उनकी बैक्टीरियल रिडक्शन होती है, बैक्टीरियल रिडक्शन होने की वजह से फॉस्फाइन प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ सर, और भी मेथड्स हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक फॉस्फाइड्स या डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ ट्रीट करके फॉस्फाइड को क्या कर सकते हैं, फॉस्फाइन बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड को, सोडियम फॉस्फाइड को या अल्युमिनियम फॉस्फाइड को जब ट्रीट करते हैं वाटर या HCl के साथ, वहां पे अपना फॉस्फाइन बन जाता है। लेकिन लेबोरेटरी मेथड आपको याद रखना है। लेबोरेटरी मेथड में आप क्या काम करते हैं, जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, in presence of water, what you get the sodium NaH2PO2, sodium hypophosphate with the production of phosphine। देख लीजिए क्या हो जाता है काम। हम क्या काम करते हैं, एक राउंड मुझे दिखाई नहीं दे रही है कहीं यहाँ पे, मतलब मैं आपको दिखा देता अभी। ये राउंड फ्लास्क, ये राउंड बॉटम फ्लास्क इसको हम बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। एक मिनट, अगर मुझे मिल गई कहीं मैं दिखाऊंगा। वैसे आपने देखी होगी ना, 11th में देखी होगी ना राउंड बॉटम फ्लास्क कैसे होती है, देखिए राउंड बॉटम फ्लास्क देखिए कभी? चलो कल मैं देख के आपको दिखा देता हूँ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपको लेनी है, उसमें आपको व्हाइट फॉस्फोरस डालना है, किसके साथ, NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। आपको इसको जैसे ही ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी, ये रिएक्शन आपको डेफिनेटली कैरी आउट करनी है इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब यहाँ पे ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को कहीं बिजी कराना है, ऑक्सीजन को कहीं बिजी हमें कराना है। तो ऑक्सीजन को बिजी कराने के लिए हम यहाँ पे इसको क्या काम करते हैं, यहाँ से इसको हम प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑयल गैस। यहाँ से इस रिएक्शन apparatus को हम क्या करते हैं, सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑयल गैस, ताकि ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये कहीं से भी आने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। क्योंकि अगर ये व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो फिर क्या हो जाता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें फ्लेम्स आ जाते हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा apparatus क्या हो सकता है, ये ब्लास्ट हो सकता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ब्लास्ट हो सकता है। In order to prevent this explosion, हमें क्या काम करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको क्या काम करना है, यहाँ से प्रोवाइड करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑयल गैस। अच्छा, तो जैसे ही रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी,
कैरी आउट हो जाएगी। तो यहां से फॉस्फीन गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। फॉस्फाइन गैस जब बनेगी तो फॉस्फाइन गैस हम यहां से हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे वाटर बाथ में। यहाँ पे आपने एक वाटर बाथ रखा हुआ है, इस वाटर बाथ में आप क्या काम करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे। As phosphine came in contact with air, अब जैसे ये फॉस्फीन यहाँ किसके साथ, एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, इट कैचेस फायर। अब ये भी फायर कैच करना स्टार्ट करेगी। अरे क्या हो गया इस फॉस्फीन के साथ। एंड स्मोकी रिंग्स आर फॉर्मड, आप देखेंगे इस वाटर के टब के ऊपर स्मोकी रिंग्स, स्मोकी धुएं की रिंग्स आपको दिखाई देंगे। एंड these rings are given a special name called as vortex rings। इनको हम vortex rings बोलते हैं। आप बोलेंगे कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जब हम व्हाइट फास्फोरस को ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, फॉस्फाइन इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन द फॉस्फाइन इज कलेक्टेड इन अ वाटर बाथ, एज इट came into the contact with the air, it catches fire and smoky rings are formed, these smoky rings are called as the vortex rings। इनको हम बोलते हैं vortex rings। This indicates the presence of impurity। अभी हमारे पास जो फॉस्फाइन बना, ये प्योर फॉस्फाइन नहीं बना है, तो इसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं वो होती है किसकी, डाइफॉस्फाइन की। और डाइफॉस्फाइन का फार्मूला होता है P2H4 की इंप्योरिटीज होती है इसमें, P2H4 की इंप्योरिटीज इसमें होती है, P4H2 की इंप्योरिटीज इसमें होती है। इसको हम डाइफॉस्फीन बोलते हैं, which is highly inflammable। तो आप बोलोगे कि this indicates the presence of highly inflammable P2H4 or diphosphine as impurity in phosphine। लेबोरेटरी मेथड में आपको ये चीजें जरूरी आपको याद रखना है। एक ये कि सबसे पहले हमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में कराना है by providing the CO2 gas or oil gas in order to prevent the explosion of the apparatus। And the second one, when the phosphine gas is collected in a water bath, it catches fire, which indicates the presence of highly inflammable P2H4 as impurity, diphosphine as impurity। इस impurity को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे काम, हम फॉस्फीन को ट्रीट करते हैं। जो फॉस्फीन हमें ये इम्प्योर मिला, इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं, HI के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ये हमें बनाता है फॉस्फोनियम आयोडाइड। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द हाईली इन्फ्लेमेबल इम्प्योरिटी इज फाउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फाइन गैस, हाउ कुड यू ऑब्टेन द प्योर फॉस्फाइन। आप प्योर फॉस्फाइन कैसे ले लेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और फॉस्फोनियम आयोडाइड प्रोड्यूस करेंगे। फिर इस फॉस्फोनियम आयोडाइड को ट्रीट करेंगे किसके साथ, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O प्लस प्योर फॉस्फीन, PH3 प्लस प्योर फॉस्फाइन। तो ये आप बोल सकते हो कि दिस इज द मेथड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी कैन erase the impurities from the phosphine gas obtained in the laboratory method of preparation। This is the mechanism by virtue of which you can erase all the impurities present in the phosphine as the high inflammable diphosphine at P2H4, and we react it with hydrogen iodide in order to make the phosphonium iodide। फॉस्फोनियम आयोडाइड को ट्रीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, वहां पे क्या हो जाएगा, अपना प्योर फॉस्फाइन कलेक्ट हो जाएगा। Is that clear? Up to here, is that clear? Kanis Fatima? Yes, sir. Is that clear up to here? Yes, sir.